गुड मॉर्निंग। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन अपना चल रहा था। काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने डिस्कस किए थे। अब आज हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन और बाकी है उसको कवर अप कर लेते हैं। उसके बाद में फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक तो मैं लेता हूँ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आती है संपत्ति की वास्तविक लागत। जो भी संपत्ति आपने खरीदी है उसकी लागत कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये चीजें तो आपने अकाउंटेंसी में पढ़ी हुई है कि यदि आप संपत्ति को खरीदते हो तो संपत्ति का क्रय मूल्य तो उसकी लागत है ही है। उसके अलावा उस संपत्ति को खरीदने से लेकर अपने व्यापार में लाके स्थापित करने तक का जो खर्चा होगा, रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, चुंगी का खर्चा है, यदि फॉरेन से मंगाया माल तो आपके इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी। जितना भी खर्चा हो रहा है संपत्ति को खरीदने से लेकर हमारे व्यापार में लाकर इंस्टॉल करने, स्थापित करने तक का जितना खर्चा होता है वो सारा संपत्ति की लागत में इंक्लूड किया जाता है। ये पता ही है वैसे आप लोगों को। दूसरा पॉइंट आता है अशोधित ह्रास, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये क्या है? देखो, डेप्रिसिएशन की छूट हमें देनी पड़ती है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन डेप्रिसिएशन की छूट आप तभी दे पाओगे ना जब व्यापार में लाभ होगा। अब व्यापार आपका लॉस में जा रहा है तो आप उस लॉस में से डेप्रिसिएशन की छूट कैसे दोगे? तो ये चीजें डिस्कस करनी है। देखो, आपके पास में 5 पॉइंट होते हैं इनकम के। एक सैलरी हेड होता है, पता है आपको, जो हमने पढ़ा था। हाउस प्रॉपर्टी हेड हमने पढ़ा था। कैपिटल गेन हेड हमने पढ़ा था। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड अब पढ़ेंगे हम आगे। और एक अदर सोर्सेज हेड होता है। टोटल 5 हेड होते हैं इनकम के। अब मान लो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आपको लॉस हो रहा है तो आप डेप्रिसिएशन की छूट लॉस में से तो दे नहीं पाओगे। तो आपके पास इनकम टैक्स ने एक प्रोविजन कर रखा है कि आप यदि इस हेड में लॉस है तो आप डेप्रिसिएशन की छूट किसी अन्य हेड से ले सकते हो, लेकिन सैलरी हेड से नहीं ले सकते। पहले तो ये ध्यान रखना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस आप किसी भी दूसरे हेड से पूरा कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो। दूसरे हेड में प्रॉफिट है आपके पास में, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में लॉस है तो इस लॉस को दूसरे हेड से कवर कर सकते हो, लेकिन सैलरी हेड से नहीं कर सकते। पहले तो ये ध्यान रखना। अब मान लो आपको डेप्रिसिएशन की छूट देनी है, लॉस चल रहा है, तो आप किसी भी हेड के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन की छूट दे सकते हो। लेकिन मान लो सारे ही हेड मिला के लॉस में जा रहे हो आप, अब डेप्रिसिएशन की छूट कैसे दोगे? तो इस कंडीशन में क्या होगा, डेप्रिसिएशन की छूट इस साल तो आप दे नहीं पाओगे क्योंकि सारे हेड ही लॉस में आपके। तो उस डेप्रिसिएशन को नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर कर दोगे। अगले साल जब प्रॉफिट होगा इन हेड्स में तो आप पिछले साल के डेप्रिसिएशन की छूट भी ले सकते हो और अगले साल के खुद के ईयर की छूट भी ले सकते हो। लेकिन मान लो अगले साल भी लॉस हुआ तो ऐसा प्रोविजन बना है इनकम टैक्स में कि डेप्रिसिएशन की छूट आप कितने भी सालों तक इकट्ठा करके आगे ले सकते हो। मान लो 10 साल तक आपको लॉस हो, कोई बात नहीं, 10 साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो जाएगा। 11वें साल जब प्रॉफिट होगा तो उसमें से 10 साल की पूरी डेप्रिसिएशन की छूट लेनी पड़ेगी। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन डाला हुआ है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसका एक पूरा चैप्टर आएगा अपने आगे, हानियों की पूर्ति करना, सेट ऑफ लॉसेस सेट ऑफ करना, तो उसमें ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन चूंकि डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा है तो केवल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पॉइंट जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद देखो एक पॉइंट आता है अतिरिक्त ह्रास की छूट। मतलब जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन की छूट और मिलती है कुछ संपत्तियों पर। वो कौन सी होती है और उनके बारे में डिस्कस करना हमारे लिए जरूरी है।
पहली बात तो ये अतिरिक्त हाश की छूट जो है वो केवल प्लांट और मशीन पे ही मिलती है। अब आप कहोगे प्लांट और मशीन हेड होना चाहिए, ठीक है ना। प्लांट और मशीन में तो कार भी आती है, आपको पता है, तो फिर मिलेगी उस पर भी अतिरिक्त हाश की छूट। प्लांट और मशीन हेड पे, जैसे बिल्डिंग का हेड होता है वो अलग होता है, फर्नीचर का हेड होता है, और इन पे नहीं मिलेगी। केवल जो चीजें प्लांट एंड मशीन हेड में आती है उनके ऊपर आपको अतिरिक्त राशि की छूट मिल सकती है। तो पहली बात कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? देखो, यदि कोई प्लांट एंड मशीन 1/4/2005 या उसके बाद खरीदी गई है, 1/4/2005 या उसके बाद खरीदी गई है, तो आपको इसके ऊपर छूट मिल सकती है अतिरिक्त मूल्य राशि की। मतलब जो रेगुलर मिल रही है वो तो मिलेगी, इसके अलावा एडिशनल छूट और मिल जाएगी अतिरिक्त मूल्य राशि की। कब मिलेगी? जब प्लांट और मशीन 1/4/2005 या उससे बाद खरीदी हुई। दूसरी बात कितनी मिलेगी? 20% अतिरिक्त मूल्य राशि की छूट मिलती है। अब 20% तो तब होगा जब आपने मान लो पिछले साल संपत्ति खरीदी और वो 6 महीने से ज्यादा अवधि हो गई है उसको साल भर में, तब तो पूरे साल की मिलेगी। और 6 माह से कम अवधि हुई है, मान लो आपने 31 अक्टूबर को खरीदी मशीन, तो 31 मार्च में तो अकाउंट कम क्लोज हो जाने आपके, तो 6 महीने से कम अवधि है, तो फिर आधा मिलेगा, 20% की जगह 10% मिलेगा। तो फिर बाकी आधा कब मिलेगा? तो नेचुरल सी बात है, बाकी आधा फिर अगले साल मिलेगा। एक ही बार मिलती है अतिरिक्त राशि की, जो हर साल थोड़ी मिलती है। जिस साल आपने खरीदा है मशीन को, प्लांट एंड मशीन को, उस साल मिलेगी, लेकिन उस साल पूरी तब मिलेगी जब खरीदे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए। और यदि खरीदे हुए 6 महीने से कम हुए तो आधी उसी साल मिल जाएगी जिस साल खरीदा है, और आधी उसके अगले साल मिल जाएगी। ये अतिरिक्त मूल्य राशि की पूरी छूट मिल जाती है इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, ये 20% तो नॉर्मल रेट है, लेकिन कुछ जगह पर यदि अपना व्यापार है, जिसमें आपके देखो, एक तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनके जो पिछड़े क्षेत्र है वहां पे अपने आपने उद्योग लगा रखा है अपना, तो वहां ये छूट 20% की जगह 35% बढ़ती है। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि ये जो बिजनेस है ये पिछड़े क्षेत्र में लगा हुआ है, इन स्टेट्स के है, तो वहां पे आपको ये छूट 20% की जगह कितनी मिल जाती है? 35%। लेकिन एक विशेष बात नोट ध्यान रखने का क्या है कि यदि इस तरह का कोई प्लांट एंड मशीन आपने सेम ईयर में खरीदा और सेम ईयर में बेच भी दिया, तो फिर अतिरिक्त मूल्य राशि की छूट मिलेगी, उस समय नहीं मिल सकती। उसी साल खरीदा और उसी साल आपने उसको बेच दिया, फिर कहीं का मूल्य राशि की छूट मिलेगी आपको? अतिरिक्त मूल्य राशि की छूट उस केस में नहीं मिलेगी। कम से कम साल भर तक वो प्लांट एंड मशीन आपके पास रहना चाहिए, आप उसको बेचो नहीं, तो आपको अतिरिक्त मूल्य राशि की छूट मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये नॉर्मल मूल्य राशि के प्रोविजंस जो है ये सारे कंप्लीट हो गए। अब एक दो पॉइंट स्पेशल है उसके बारे में बात करते हैं। एक होता है, देखो, चाय, कॉफी व रबड़ विकास खाता इनकम टैक्स की धारा 33A(b) के अकॉर्डिंग। यदि कोई बिजनेस है, वो चाय, कॉफी या रबड़ उगाने का या निर्माण करने का कार्य कर रहा है ना, उसका काम यही है बिजनेस का, तो उसको कुछ अतिरिक्त छूट मिलती है। कितनी छूट मिलती है? पहली बात तो उसको एक बैंक में खाता खोलना पड़ेगा, इसी नाम से, चाय, कॉफी और रबड़ विकास खाता नाम से एक खाता खोलना पड़ेगा। उस खाते में पैसे जमा जितने कराएगा वो, जिसका वो मतलब उपयोग इन्हीं कार्यों के लिए करेगा, ऐसा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा उसको। तो उसमें दो केस होते हैं, देखो कितनी छूट मिल सकती है। एक तो जो खाता खोला है उस खाते में जमा कराई गई राशि कितनी है,
और एक है व्यापार में जितना लाभ हुआ है उसका 40%, दोनों में से जो राशि कम हो, दोनों में से जो राशि कम हो उस राशि की छूट मिल जाएगी इस तरह के अकाउंटिंग। तो ये ध्यान रखना है। एक तो आपको एक होता है भूमि पुनर्स्थापना निधि, भूमि पुनर्स्थापना निधि, इसके लिए धारा है 33A(b)(a). इसमें क्या होता है, यदि मान लो कोई बिजनेस पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के विकास के कार्य में लगा है, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के विकास कार्य में लगा हुआ कोई व्यापार है, तो उसको इस धारा के संबंध में छूट मिलती है। कितनी मिलती है? एक तो इसको भी, इसके लिए भी खाता खोलना पड़ेगा बैंक में इस नाम से, ठीक है ना। खाते में जमा कराई गई राशि देखनी पड़ेगी कितनी है, और जो व्यापार चल रहा है व्यापार के लाभों का 20%, दोनों में से जो राशि कम हो उतनी राशि की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो स्पेशल पॉइंट भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। तो अब अपना डेप्रिसिएशन के चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है, तो एक दिन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके छोटा सा ही चैप्टर है। हालांकि ये चैप्टर आपके नेक्स्ट चैप्टर जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, उसमें काम आएगा साथ में, तो इसलिए थोड़ा अलग से इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जितना थ्योरेटिकल पोर्शन बताया है मैंने आपको, अच्छे से उसको रीड करो, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो लर्न भी करने पड़ेंगे, जैसे डिप्रिशिएशन की रेट्स वगैरह है वो तो याद ही करनी पड़ेगी, उनका तो कोई इलाज है नहीं। तो अच्छे से रीड करके पूरा लर्न करो, उसके बाद में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।